Hello everyone. In our last class, we were discussing about essential conditions of tort. पहली कंडीशन क्या थी? Wrongful act. दूसरी कंडीशन क्या थी? Legal damages. उसके बारे में हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है. मैंने दो तरह के डैमेज आपको बताए थे, डैमनम सिने इंजूरिया एंड इंजूरिया सिने डैमनम. उसी के बारे में हम आज की क्लास में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. उसके केस लॉ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे केस लॉ उसमें कवर्ड है. तो जो हमारा कल का टॉपिक था लीगल डैमेजेस, जो कि सेकंड एसेंशियल कंडीशन थी किसकी? टोट की. यस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स. उसमें दो बताए थे मैंने, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम. दोनों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, क्योंकि कई बार इसमें डिफरेंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार इस पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो किसी भी तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं रिलेटेड. डैमेज विदाउट इंजरी. क्या बोलेंगे इसको? डैमेज विदाउट इंजरी. इंजरी मीन्स infringement of right. इंजरी का मतलब क्या है? infringement of right. In this situation, a person could have suffered actual damages, but these damages are not considered by court. इन केसेस में एक पर्सन को एक्चुअल लॉस हुआ होता है, लेकिन उस लॉस को उस डैमेज को कोर्ट नहीं मानती. कोर्ट कहती है कि हमारे लिए ये डैमेज नहीं है. डैमेज रिजल्टेड ड्यू टू competition in the business you are doing. कंपटीशन जो आपके बिजनेस में आया है, जो चल रहा है, उसकी वजह से ये लॉस आपका हुआ है, और उसको हम एक्चुअल लॉस मानते हुए भी मान रहे हैं कि दिस इज द एक्चुअल लॉस, लेकिन फिर भी इसको कवर नहीं करेंगे किसमें? टोट में. एग्जाम्पल, ओपनिंग ऑफ शॉप्स, रेस्टोरेंट, क्लासेस एटसेट्रा, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे. चाहे आप शॉप खोलें, रेस्टोरेंट खोलें, क्लासेस खोलें, अगर एग्जिस्टिंग कोई चल रहा है तो उसको पक्का किसी न किसी तरह का कंपटीशन की वजह से लॉस हो सकता है, पर ये लॉस इसमें कवर नहीं होता. इसको ये लीगल डैमेज की कैटेगरी में एक्चुअल लॉस होते हुए भी नहीं मानेंगे. court does not consider
it because there is no infringement of right. नहीं कंसीडर करने का रीजन यही है कि यहाँ पे राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है. क्या नहीं हुआ है? राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है. यहाँ पे सिर्फ लॉस हुआ है, किसी ने तुम्हारा राइट को इन्फ्रिंज नहीं किया है, इसलिए इसको कंसीडर करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा. डन, समझ में आ गया यहाँ तक. अब केस का नाम लिखेंगे. मेन इसमें केसेस ही होते हैं लॉ में, आपको रेफरेंस देना होता है उन केसेस का जो ऑलरेडी डिसाइडेड है. और क्योंकि टोट में आपके कोई सेक्शंस नहीं है, क्योंकि एक्ट नहीं है, देयर आर नो सेक्शंस, सेक्शन नंबर वगैरह कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ को रेफर किससे करना पड़ेगा? केस से. एंड अकॉर्डिंगली यू विल आंसर, आप आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही देंगे. तो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड केस लो है उसका नाम आपको प्रॉपरली समझना है. कहानी नहीं लिखनी होती है, केस की कहानी समझने के लिए होती है सिर्फ कि केस में हुआ क्या था. बाकी कहानी मेंशन नहीं करनी, बस आपको केस और उसका डिसीजन ये मेंशन करना होता है. दो ही चीज़ें याद करनी होती है. तो केस का नाम बिल्कुल प्रॉपर और उसका डिसीजन बिल्कुल प्रॉपरली याद होना चाहिए. कहानी भले ही पूरी लर्न हो या नहीं हो, पर कहानी समझनी जरूरी होती है कि केस में हुआ क्या था एक्चुअल में. तो इससे रिलेटेड जो आपका केस लो है दैट इज ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल. ये आपका केस का नाम है. कहानी क्या है बता देता हूं. जैसे एक स्कूल थी, बहुत टाइम से चल रही थी. ये बहुत सालों से चल रही थी, मतलब ओल्ड या रिनाउंड स्कूल आप कह सकते हो. ओल्ड एंड रिनाउंड स्कूल, बहुत नामी स्कूल थी. यहाँ पे एक टीचर था जो कि बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा था. ये कौन है यहाँ पे? टीचर जो बहुत सालों से यहीं पे काम कर रहा है. ठीक है. ये मैनेजमेंट स्कूल का चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? मैनेजमेंट. जैसे नहीं होता पहले किसी और के हाथ में था, अब किसी और के हाथ में चला गया. तो स्कूल का जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो इन्होंने क्या बदल दिए? रूल्स एंड रेगुलेशन बदल दिए. क्यों बदले? क्योंकि मैनेजमेंट में क्या हुआ है? चेंज हुआ है. मैनेजमेंट में चेंज हुआ तो इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस सारे बदल दिए कि हम अपने अकॉर्डिंग सारे रूल रेगुलेशन बनाएंगे. टीचर भी बहुत पुराना है, ये भी कोई ओल्ड टीचर है, मतलब जैसे स्कूल शुरू हुई होगी या थोड़े टाइम बाद से ये यहाँ पे है, तो इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई. इन्होंने कहा आप छोड़ सकते हो स्कूल, आप जा सकते हो अगर आपको हमारे रूल्स रेगुलेशन पसंद नहीं है तो. इस बंदे ने स्कूल छोड़ दी, लेफ्ट द स्कूल. ये जो टीचर था इसने स्कूल छोड़ी. अब ये जब स्कूल छोड़ रहा है तो ये घर थोड़ी ना बैठेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा. तो इसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं इतने सालों तक एक स्कूल से एसोसिएटेड था, तो क्यों ना मैं एक स्कूल ही ओपन कर लूँ. मेरे पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है और साथ ही साथ मेरी लोगों से जानकारी भी है, तो इस बेसिस पे मुझे एडमिशन्स भी मिल जाएंगे. तो ये जो टीचर है जिसने यहाँ से स्कूल छोड़ी थी, इसने अपनी खुद की स्कूल चालू कर ली. न्यू स्कूल. बिल्डिंग बड़ी नहीं होगी क्योंकि नया है सेटअप, इसलिए हमने कंपैरिजन में छोटी बड़ी बिल्डिंग भी बनाई है. न्यू स्कूल इसने ओपन करी. देखो अब अगर मान लो मैं अगर किसी की भी बात करूं तो हम स्कूल में कोई ना कोई एक टीचर होता है, कोई ना कोई एक पर्सन होता है जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं. जैसे ये भी बहुत पुराना टीचर है और मे बी स्टूडेंट्स की लाइकिंग बहुत ज़्यादा होगी इस पर्टिकुलर टीचर के लिए, और कई बार पेरेंट्स भी
प्रिंसिपल वगैरह को तो आधी बार मिलते ही नहीं, मिलते किससे हैं? टीचर्स से। तो वो टीचर्स के लिए एक रिस्पेक्ट होती है मन में। तो जब लोगों को पता चला कि इस टीचर को यहाँ से निकाल दिया गया, रूमर्स यही फैलते हैं, निकाला गया, और उसने अगर नया स्कूल ओपन किया है तो पक्का एडमिशन्स इसको मिलेंगे एडमिशन, क्योंकि एक ट्रस्ट है टीचर पे और इस तरह से। तो इसको क्या हो गया, एडमिशन शुरू हो गए मिलने, यहाँ पे एडमिशन होने चालू हुए। तो इस स्कूल का क्या हो रहा है, एक तरह से लॉस, क्योंकि पहले कंपटीशन में कोई नहीं था, अब ये आ गया। प्लस नुकसान दूसरा क्या, क्योंकि ये नया है सेटअप, तो इसने क्या किया है, फीस को लो रखा है, कम रखा है फीस को। तो अगर फीस कम है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा रहेगा, तो कुछ बच्चे यहाँ से भी निकल के यहाँ पे आने लगे, मतलब यहाँ छोड़ दी स्कूल और वहाँ पे जाने लगे। तो यहाँ से जैसे स्टूडेंट 1 बाय 1 इस स्कूल की तरफ मूव करने लगे। ये मूवमेंट किसका है, स्टूडेंट्स का, कि जब फीस कम है और अट्रैक्शन भी है उस टीचर का, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, स्कूल लीव करना चालू करा। अब जब स्कूल लीव कर दिया तो अगेन लॉस, पहला लॉस न्यू एडमिशन का, दूसरा लॉस एग्जिस्टिंग एडमिशन का। अब इन्होंने क्या की, फीस कम की, बचने के लिए कुछ तो करेंगे, वो भी एक लॉस है। 3 तरह के लॉस, नए एडमिशन नहीं हो रहे, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जा रहे हैं, ऊपर से कंपटीशन की वजह से फीस भी कम करनी पड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया, फाइल्ड केस, इस नई स्कूल पे पुरानी वाली ने केस कर दिया कि हमें तो कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है ना नुकसान, और वो भी एक्चुअल लॉस है, दिख रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, यू कैन सी, जहां लाखों में कमाई थी शायद और कम हो गई। केस जब कोर्ट में गया, ये खुद थोड़ी ना लड़ लेंगे केस, ये कोर्ट में जाएगा केस। तो कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने पूरा एनालाइज किया केस को, और कोर्ट ने क्या बोला, डिसीजन देखते हैं कोर्ट का क्या आया। कोर्ट ने पॉइंट्स नोट किए, क्या लॉस हुआ है, यस लॉस, और वो भी एक्चुअल डैमेज है, दिख रहा है हमें साफ साफ कि एक्चुअल डैमेज है। उसका रीजन क्या है, कंपटीशन है। लॉस का रीजन क्या है, कंपटीशन। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये देखा, इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं, नो इन्फ्रिंजमेंट, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं, नो। तो कोर्ट ने बोला अगर लॉस हुआ है वो भी एक्चुअल है, वो किसकी वजह से है, कंपटीशन की वजह से, और इन्फ्रिंजमेंट यहां पे हुआ नहीं है, तो कैन नॉट बी कवर्ड अंडर टोट, तो इसको हम टोट में कवर नहीं करेंगे, और नो कॉम्पनसेशन, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पे आपको केस की कहानी नहीं लिखनी होती, आपको सिर्फ नाम लिखना है और नीचे का डिसीजन लिखना होता है। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज टू बी रिटन इन द एग्जाम। यू नीड नॉट राइट द होल स्टोरी ऑफ द केस, आपको पूरी स्टोरी नहीं लिखनी होती है, आप सिर्फ और सिर्फ यही चीजें लिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बेसिस पे आप मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि सी सेट पूरा एमसीक्यू बेस्ड था, वहाँ पे आपने राइटिंग प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करी है, तो यहाँ पे आपको इनिशियल लेवल से, मतलब स्टार्टिंग से, बिगनिंग से ही वो चीज़ें शुरू करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए करना, ठीक है। नोट्स बनाना प्रेफर करते हो तो आप नोट्स बना सकते हो, अगर आपको लगता है किसी बुक से या मॉड्यूल से रेफर करके पढ़ा जा सकता है, यू कैन डू द सेम, आप अपने हिसाब से। पर अल्टीमेट गोल इज टू डेवलप अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है जो हम क्लासरूम में नोट्स या जो लिखवा रहे हैं उसको लिखना चाहिए, यू कैन राइट इट डाउन, और लिख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप रिटेन कर पाओगे, दोबारा उसको रिकॉल कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। और अगर आपको लगता है हम खुद से बनाएंगे घर पे जाके बुक से या फिर जैसे भी, दैट कैन ऑल्सो बी डन, इट इज़ टोटली अप टू यू। बाकी ये जो क्लासरूम में पढ़ाया जाए मेन यहाँ होना चाहिए ब्रेन में,
बट हाँ रिवाइज करने के लिए कंटेंट चाहिए तो आप फिर उसको राइट डाउन भी कर सकते हो। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? ओके नाउ दूसरा कौन सा था? इंजूरियस इने डैमनम। इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी जिसमें डैमेज नहीं हुआ है। In these cases, there is no actual loss suffered by a person. इन केसेस में कोई एक्चुअल लॉस पर्सन सफर नहीं कर रहा होता, बट the main thing is infringement of right of that person. मेन चीज क्या है? उस पर्सन के राइट का इन्फ्रिंजमेंट that may have resulted in डैमेज। वो जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उससे नुकसान हुआ है तुम्हारा, यहां पे कोई एक्चुअल इन्फ्रिंजमेंट है एज सच, सॉरी एक्चुअल लॉस है एज सच, या एक्चुअल डैमेज नहीं है। डैमेज किसकी वजह से आया है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट की वजह से। Courts will consider it as damage and provide compensation to the aggrieved पर्सन। कोर्ट क्या करेगी? कॉम्पनसेशन देगी उस एग्रीव्ड पर्सन को जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं बताओ? इज देयर एनी एग्जाम्पल जहां पे एक्चुअल लॉस नहीं होता लेकिन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुआ होता है? पहला एग्जाम्पल इसका है ट्रेसपासिंग। जहां पे आप किसी के प्लेस पे अनऑथोराइज मैनर में एंटर कर जाते हो, भले उसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है पर उसका राइट यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ है। उसके अलावा वोटिंग राइट, किसी से छीन लेना, उसको वोट नहीं करने देना, ये भी क्या है? इंजूरियस इने डैमनम का ही एग्जाम्पल है। सो बोथ दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंजूरियस इने डैमनम। अब बात करते हैं केस की। इसका जो केस है, जो बहुत ही लैंडमार्क केस है जिससे इसको हम एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, वो किससे रिलेटेड है? वोटिंग राइट से रिलेटेड। केस का नाम है एशबे वर्सेस वाइट। क्या नाम है केस का? एशबे वर्सेस वाइट का केस है, जिसमें एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ था लेकिन इन्फ्रिंजमेंट हुआ था राइट का। इसलिए कोर्ट ने कहा हम तो इसको टोट मानेंगे और इस बंदे को क्या दिलाएंगे? कॉम्पनसेशन दिलाएंगे। यहां तक क्लियर है? केस लॉ एशबे वर्सेस
वाइट का केस है। केस का क्या नाम है? एशबे वर्सेस वाइट। कहानी केस की बहुत ही सिंपल थी। ये इधर है एशबे और ये इधर है वाइट। ये एक पर्सन है जो कि कहीं का क्या है? सिटीजन। सिटीजन के पास क्या होता है? वोटिंग राइट। ठीक है, ये गया वोट देने। गया कहां पे? वोट देने। ये उस टाइम पे वहां पे क्या था? ऑफिसर इंचार्ज, एक तरह से जो होते हैं ना, ड्यूटी कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी वाले या पुलिस वाले, जो ये सब कुछ चेक करते हैं कि पर्सन ऑथेंटिक है या नहीं है। वोट देने जो वो पर्सन आया है उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करने के लिए इसने क्या किया? इसको मना किया, रिफ्यूज्ड टू वोट। इसने इसको वोट देने से मना कर दिया बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन। इसके पास सब कुछ था, टाइम के साथ ही वहां पे पहुंचा था, वोटिंग के लिए आईडी वगैरह सब कुछ था, लेकिन फिर भी इसने इसको वोट नहीं देने दिया। ठीक है, ये बंदा वापस घर आ गया। ये जो पर्सन था एशबे रिटर्न्ड होम, घर आ गया। घर आके इस बंदे ने अपनी वाइफ से पूरी बात बताई। इसने घर आके अपनी वाइफ को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मुझे वोट नहीं करने दिया। वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे एक वोट से क्या फर्क पड़ना है, ऐसे तो है नहीं तुम्हारे एक वोट से ही वो इंसान जीतेगा या हारेगा, कोई बात नहीं, नहीं वोट करने दिया तो लीव इट। वाइफ ने समझा दिया कि छोड़ दो इस बात को। लेकिन एशबे के मन से ये बात निकल नहीं रही थी कि कैसे मेरा राइट मुझसे छीन लिया। जीते हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है। इसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो केस फाइल करूंगा। तो एशबे जो है डिसाइडेड टू फाइल अ केस। एशबे ने केस का सोचा, दिमाग में एकदम बैठा लिया कि मुझे केस फाइल करना है। केस फाइल करने के लिए बंदा कहां जाएगा? कोर्ट में। ये कोर्ट में बंदा आ गया केस फाइल करने के लिए। इधर साइड कौन है? एशबे। इधर साइड कौन है? वाइट। इसने केस किया। जैसे ही केस हुआ तो वाइट को बुलाया गया इंक्वायरी के लिए या पूछताछ के लिए। वाइट जब आया तो पहले बात तो ये एक मन में खुशी इसके ये है कि किस बात का केस कर रहा है, ये इंसान पागल है कि इस बात के लिए कौन ही कॉम्पनसेशन देगा इसको, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा काम तो किया नहीं है। तो वाइट को जब कोर्ट ने इंक्वायरी की कि भाई तुमने इसको मना किया या नहीं किया, तो इसने कहा यस मैंने मना किया था। इसने इससे फिर क्वेश्चन पूछा कि किसको वोट देने वाले थे। इसने जिस पर्सन का नाम बताया वो ऑलरेडी जीत चुका था। इलेक्शन का विनर जो था ये एक्चुअल में उसी को वोट करने वाला था, तो इसका मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। तो इसने कहा नो एक्चुअल लॉस। किसने कहा? वाइट ने। कि इसका क्या लॉस हुआ है? जिसको ये वोट करने वाला था वो तो वैसे भी जीत गया, तो ये वोट करता या नहीं करता उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, हारता तो हम फिर भी मान लेते इसके एक वोट की वजह से शायद हार गया होगा। पर कोर्ट ने बोला ऐसे कैसे, हारा या जीता उससे मतलब नहीं है, क्या तुमने इसका राइट इन्फ्रिंज नहीं किया? तो इसने बोला यस इसका राइट था वोट करना। इन्होंने कहा किस रीजन से मना किया वोट देने के लिए? तो इसने कहा नो रीजन, कोई रीजन नहीं था मेरे पास मना करने के लिए। फिर तुमने कैसे इसको मना किया? तो इसका मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के बेसिस पे भी कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तरह से आएगा? कोर्ट यहाँ पे डिसीजन में क्या क्या बोलेगी? पहला, नो एक्चुअल लॉस, एज सच कोई लॉस नहीं है, लेकिन
infringement of right is there, तो इसलिए क्या मानेंगे, लीगल डैमेज मान लेंगे और कवर्ड अंडर टोट, और क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो यहां पे एक्चुअल लॉस नहीं है पर इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट है, और उसको लीगल डैमेज कंसीडर कर लेंगे और कवर करेंगे टोट में, और क्या दे देंगे, कॉम्पनसेशन। अब एक चीज एकदम से क्लियरली समझ में आ गई दोनों केसेस को पढ़ के कि टोट में जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, कि राइट इंफ्रिंज होना जरूरी है भले ही एक्चुअल डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर राइट इंफ्रिंज हुआ किसी भी पर्सन का तो उसको पक्का रेमेडी मिल सकती है टोट के अंदर। क्लियर है, दिमाग में समझ में आ गई ये चीज बिल्कुल अच्छे से। यस, ऑनलाइन में बेटा आप लोगों को भी समझ में आ गए दोनों केसेस। वैसे तो ऑलरेडी सी सेट में पढ़ चुके हो तो मे बी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी समझने में, लेकिन फिर भी ओके। ओनली अक्षरा इज रिप्लाइंग। प्रिया, खुशी, अच्छा खुशी ने भी इस बार रिप्लाई दिया है। हाँ, व्हाट अबाउट प्रिया एंड नेहा, तुम लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां पे जो नोट वर्दी थिंग है हमारे लिए वो क्या है, टू कवर अ केस अंडर लॉ ऑफ tort, infringement of right is more important as compared to the loss। ओके प्रिया, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। टू कवर अ केस अंडर लॉ ऑफ टोट, कि किसी भी केस को लॉ ऑफ टोट में कवर करने के लिए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द लॉस। लॉस यहाँ पे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट होना जरूरी है, और अगर वो हुआ है तो पक्का तुम्हें रेमेडी मिलेगी। क्लियर है, तो हमारा जो दो पॉइंट थे वो हो चुके हैं, रॉन्गफुल एक्ट और लीगल डैमेज। तीसरा पॉइंट क्या था, लीगल रेमेडी। क्या था तीसरा पॉइंट, लीगल रेमेडी। टोट किस पे बेस्ड है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कहां से आता है, जुडिशियल डिसीजन से। तो इसका मतलब अगर कोई भी केस टोट में आएगा तो उसके लिए पहले से रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब देयर शुड बी अ रेमेडी अवेलेबल इन द कोर्ट्स, और जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके। और अगर पहले से अवेलेबल नहीं है तो वो चीज टोट में कवर नहीं हो सकती। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, लीगल रेमेडी से। जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज लीगल रेमेडी। It is the remedy provided by courts under law of tort। Whenever a case comes in court, it must be related
to any previously decided cases. जब भी केस कोई कोर्ट में आता है तो कोई प्रीवियसली डिसाइडेड केस होना चाहिए जिससे वो रिलेट करे, वरना वो टोर्ट में कवर नहीं होता. If it is not related, then considered as a new civil case which cannot be covered under लॉ ऑफ टोर्ट. और अगर पहले से कोई डिसीजन नहीं आया हुआ है तो उस केस को तुम्हें क्या करना है, एक न्यू सिविल केस की तरह लेना है और उसको टोर्ट में कवर नहीं करना है. तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुई, टोर्ट में केसेस आने के लिए पहले से एक डिसीजन आया हुआ होना जरूरी है, और अगर पहले से कोई डिसीजन नहीं आया हुआ तो वो टोर्ट में कवर नहीं होगा. That means to cover a case under law of tort, it must have been decided by the court earlier. ये पहले कभी कोर्ट में डिसाइड हुआ होना चाहिए तभी वो चीज टोर्ट में आएगी, वरना नहीं आएगी. क्लियर है? तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो किससे रिलेटेड है, लीगल रेमेडी से रिलेटेड. ये तीनों चीजें जब एक जगह पे होगी तो वो क्या बन जाएगी, टोर्ट बन जाएगी. अब ये रेमेडी कई तरह की होती है, जैसे कि समटाइम्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस. कई बार हमें क्या दिया जाता है, इंजंक्शन दिया जाता है. इंजंक्शन क्या होता है, रोक लगाना किसी चीज पे. जैसे कि मान लो कोई काम कर रहा है तो उसको उस काम को करने से रोकना इंजंक्शन कहलाता है, तो वो भी हो सकता है. और कई बार हमें मिलता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको एज इट इज वापस लौटा दी जाए, कोई कॉम्पनसेशन आपको नहीं चाहिए. इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आगे लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर में, जिसमें कि पूरी रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है कि जुडिशियल रेमेडी क्या होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है. अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि ये रेमेडी होती है और होना जरूरी है पहले से कोर्ट में, वरना वो चीज़ कोर्ट में कवर नहीं हो सकती. क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद जो पॉइंट टोर्ट में आता है दैट इज टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज इन टोर्ट. टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज इन टोर्ट. लाइबिलिटी किस चीज को कहते हैं, क्या होती है लाइबिलिटी? हाँ, इन फ्यूचर आपको देना पड़ेगा उस चीज के लिए जो आपने गलती की है. तो वेन एवर एनी पर्सन हैज डन एनी काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, तो उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी अराइज हो जाती है टोर्ट में. तो ये लाइबिलिटीज कितनी तरह की होती है, किस किस तरह की लाइबिलिटी बनाई जा सकती है टोर्ट में, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. दो जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस भी इससे रिलेटेड है और दो लाइबिलिटीज है, दैट इज स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा विकेरियस लाइबिलिटी का, जिसमें भी 3-4 केसेस कवर्ड है कि अलग अलग केसेस उसके होते हैं जो आपको पढ़ने यहाँ पे रहेंगे. तो यहाँ पे 2-3 तरह की आपकी लाइबिलिटीज बताई गई है. पहले अगर इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये 3 तरह की होती है, इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल मिस्टेक और विकेरियस लाइबिलिटी. और विकेरियस में 2 आती है,
एक तो स्टेट की और एक इंडिविजुअल पर्सन की, वो अलग अलग तरीके से डील होती है। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, वेन एवर एनी रॉन्गफुल एक्ट इज डन बाय अ पर्सन, तो उसमें क्या अराइज होती है, उसकी लाइबिलिटी अराइज होती है टोट में। वेन एवर अ पर्सन हैज डन any wrongful act, his or her liability arises। जब भी कोई गलत काम कोई पर्सन करेगा तो इस तरह से उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, उस काम को सही करने की इन द सेंस कॉम्पनसेशन देने की। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट, फिर आता है इनएविटेबल मिस्टेक, फिर आती है विकेरियस लाइबिलिटी। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल मिस्टेक और विकेरियस लाइबिलिटी। क्या होता है इनएविटेबल वर्ड का मतलब, सुना है, आया तो होगा उस टाइम भी, सी सेट में भी सेम ही लैंग्वेज रहती है, ऐसे कोई लैंग्वेज में लॉ में डिफरेंस नहीं आता है बहुत ज़्यादा। इनएविटेबल वर्ड का क्या मतलब होता है? नहीं, वो तो अनइंटेंशनल हुआ ना। इनएविटेबल एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सपोज करो सिलेंडर में से गैस लीक होने लग जाए, रोक सकते हो? पकड़ लो, रुक जाएगी? नहीं रुक सकती। तो इसको कहते हैं इनएविटेबल, जो कंट्रोल ना किया जा सके, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? इनएविटेबल। समझ में आया? इनएविटेबल मतलब जो चीज आपके कंट्रोल में ना हो, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो कि हाँ, जब आप अवॉइड नहीं कर सकते या जो आपके कंट्रोल में ना हो, दैट इज द सेम थिंग, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अब तो ये होके ही रहेगा। जैसे मान लो बहुत तेज बारिश आ रही है, अब बारिश इतनी तेज है कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, छत पे पानी भरा, छत की दीवार टूटी, किसी की ऊपर गिर गई, इनएविटेबल था, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो था किसकी वजह से? एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। आगे हम ये भी पढ़ेंगे एक्ट ऑफ गॉड किस चीज़ को कहते हैं, एक इंडिविजुअल एक्ट को क्या कहते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरी गलती होती तो क्या सामने वाला मुझसे कॉम्पनसेशन नहीं लेता? जैसे कि सपोज करो आप अपने घर में टंकी में पानी चढ़ा रहे हो मोटर से, टंकी का पानी कंटिन्यूसली निकल रहा है, ओवरफ्लो होके और वो किसी के घर में चला गया और उनके यहाँ कुछ भी नुकसान हो गया, पक्का वो तुमसे क्या मांगेंगे? कॉम्पनसेशन, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर मोटर चलाई है तो बंद भी करनी पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ सिलेंडर से गैस लीक हुई, दूसरों को भी नुकसान हुआ, यू हैव टू पे द कॉम्पनसेशन। तो इन सब केसेस में गलती होती है ऐसी जिसके लिए हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और जब कंट्रोल है ही नहीं तो फिर वो तो होके रहेगा। अब दूसरा आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? सॉरी, एक्सीडेंट तो हो गया मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है? गलती। जैसे कि सपोज करो हम सबकी आदत क्या होती है, मेरे को जैसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुआ, सोशल मीडिया पे मेरे को कोई मैसेज रिसीव हुआ, हाथों हाथ फॉरवर्ड करते हैं ना अपन, कि ये न्यूज़ मेरे पास आई, मैंने दूसरे को फॉरवर्ड की, दूसरे ने तीसरे को। क्या इसको रोका जा सकता है? ये पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो ये क्या है? इनएविटेबल मिस्टेक। अब देखो, मान लो किसी ने किसी को डिफेम किया, किसी ने किसी का कोई वीडियो वायरल किया, किसी की कोई न्यूज़ वायरल की, या किसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी सोशल मीडिया पे। अब वो तो बात फैलेगी, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो कर रहा है उसको तो पकड़ा जा सकता है। तो जो सोर्स है इस चीज़ का उसको हम पकड़ेंगे और उसको इसके लिए लायबल बना देंगे। आजकल तो ये भी रूल निकाल दिया गया है कि अगर आप कोई भी ऐसे रिलीजियस मैटर से रिलेटेड या दंगे भड़काने वाले जैसे मैसेजेस अगर फॉरवर्ड करते हो तो आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो बिना सोचे समझे कोई मैसेज आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फॉरवर्ड। वो एक तरह से हमारी देश की
सोवर्निटी और इंटेग्रिटी को खतरा पहुंचा सकता है। अब आती है विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? विकेरियस लायबिलिटी मतलब ऐसी एक लायबिलिटी जहां पे इंसान की कोई गलती डायरेक्टली खुद की नहीं होती है, किसी दूसरे की गलती के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? विकेरियस लायबिलिटी। इनएविटेबल एक्सीडेंट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके लायबिलिटी जो कवर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैसे मेरी लायबिलिटी नहीं आती, पर क्यों आई? बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दैट प्लेस। मैं कौन हूं? उस जगह का ओनर हूं, और ओनर होने की वजह से मेरी लायबिलिटी आ गई। सबसे फेमस लैंडमार्क केस इसका कौन सा है? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। सुना होगा, सी सेट में भी आता है ये केस। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर इज अ केस रिलेटेड टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। केस क्या था, कहानी क्या थी, सबको पता है? याद है कुछ या फिर भूल गए केस? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। कुछ अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड भी याद आ रहा हो, केस किसका है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। बोलो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है। ओके, याद है, ठीक है, अक्षरा कह रही है उसको याद है, तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा होगा। देखो, एक बंदे के पास क्या थी? कोल माइंस, और दूसरे के पास क्या थी? विंड मिल। विंड मिल क्या होती है? वो जो पवन चक्की जिसको हम बोलते हैं, और कोल माइन जहाँ पे खदान, एक तरह से माइंस है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। हुआ क्या कि जो विंड मिल वाला बंदा था वो कौन था? फ्लेचर। उसको क्या करना था? अपनी विंड मिल को चलाने के लिए बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने पानी का एक रिजर्वॉयर बनवाया। रिजर्वॉयर मतलब टैंक समझ लो, बड़ा सा पानी का। अब वो खुद तो बनाएगा नहीं, उसने इस काम के लिए किसको बुलाया? पहले इंजीनियर को बुलाया जिसने पूरा डिज़ाइन वगैरह तैयार किया, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जिसने वो बनाया। पास में क्या है? कोल माइंस। कोल माइंस में जब खुदाई होती है तो खुदाई के लिए हमें शाफ्ट्स लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? शाफ्ट, जिससे कि वो जो काम हुआ है वो वैसे का वैसे रहे, वो वापस गिरे नहीं। जैसे हम किसी चीज़ को खोद रहे हैं तो आसपास की मिट्टी वापस अंदर गिरेगी ना, जो भी चीज़ रहेगी, तो उसके लिए लोहे के शाफ्ट्स लगा देते हैं जिससे कि वो एज इट इज़ रहे और आप आगे खुदाई का काम कर सको। तो ऐसे पुराने माइन शाफ्ट्स दबे हुए थे ज़मीन में नीचे, और जब रिजर्वॉयर बनाया गया कॉन्ट्रैक्टर ने उन पे ध्यान नहीं दिया और रिजर्वॉयर बना दिया, निकाल दिए होंगे खुदाई के टाइम पे उसको। और जब उस रिजर्वॉयर में पानी डाला गया तो पूरा पानी बह के किस में चला गया? कोल माइंस में। कोल माइंस में जैसे ही पानी गया तो फ्लेचर के पास में गया रिलैंड। रिलैंड ने कहा कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस दैट आई हैव सफर्ड। फ्लेचर ने कहा मेरा किस बात का दोष है? ये तो दोष किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का। कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया रिजर्वॉयर, उससे जाके मांगो। उसने कहा मैं कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम इस लैंड के ऑनर हो, तुम मेरे एडजॉइनिंग लैंड में काम करते हो, मैं तो तुमसे ही लूंगा कॉम्पनसेशन। दोनों पहुंच गए केस लेके कोर्ट में। कोर्ट में जब ये केस गया तो कोर्ट ने क्या बोला कि देखो, कॉन्ट्रैक्टर तो बाहर का बंदा था, वो आके काम करके गया, पर तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए था वो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो अगर उसकी गलती की वजह से भी नुकसान हुआ है तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो फ्लेचर को यहाँ कॉम्पनसेट करना पड़ा, किसको? रिलैंड को। यही वो लैंडमार्क केस है जिससे कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। उसके बाद फ्यूचर में और भी केसेस आए, जैसे रीड वर्सेस लायंस है। फिर उसके बाद इसकी एसेंशियल कंडीशन बना दी गई कि कब कब इसको मानेंगे, कब कब नहीं मानेंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको डील किया जाता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट भी पढ़ेंगे, और ये सारा आगे अपना चलेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में